आवाज़ चेक कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ABGK ऑनलाइन। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक और नया लाइव सेशन लेके आए हैं बहुत दिनों बाद। अभी तक आप लोगों को एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आपको सेशंस, ठीक है ना। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों ने कुछ तो सुना ही होगा। तो अब बात रही इनके डाउट्स की, तो आप लोग अपने डाउट्स इकट्ठा करके हमारे चैनल के ग्रुप पे भेज दीजिएगा, जिनको हम फिर एक और लाइव सेशन अलग से लेकर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम अपना नया टॉपिक और नई यूनिट्स चालू करने जा रहे हैं 11th क्लास की, जिसमें मैं सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाने जाऊंगा दैट इज़ मॉर्फोलॉजी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हम बात करने जाएंगे आज अपने यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी की। बट आप लोगों के मेरे ख्याल से टेस्ट भी रुके हुए थे, अभी हो नहीं पाए हैं, ठीक है। तो आजकल में आप लोगों को टेस्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे ग्रुप पे, तो उनको तैयार कर लीजिएगा। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और केमिस्ट्री में आई थिंक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को ग्रुप पर, तो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा ग्रुप्स पे, ठीक है ना, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप टेस्ट वगैरह टाइम से दे पाओ। तो हम बात कर रहे हैं आज नए टॉपिक मॉर्फोलॉजी पे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अब बात ये आ रही है कि मॉर्फोलॉजी है क्या, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये क्या है भाई, पहले बात तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, ये सारी बातें करेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले यूनिट में एक चैप्टर पढ़ाया प्लांट किंगडम। कौन सा? प्लांट किंगडम, है ना। अब प्लांट किंगडम में मैंने आपको इसके डिविजन्स बताए हुए हैं। सबसे पहला डिवीजन एल्गी, सेकंड हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, थर्ड हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट, फिर हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट जो हमने डिवीजन पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं आज। तो अब ये जो चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म पे बेस्ड है बेटा। एंजियोस्पर्म को ही बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड कवर्ड होते हैं और इनमें फ्लावर पाया जाता है, ठीक है ना। और फ्लावर आएगा तो फ्रूट तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो इन्हीं प्लांट्स की हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर प्लांट के क्या देखोगे आप, बहुत सिंपल सी चीज़ें। जैसे प्लांट के एक्सटर्नल फीचर में क्या हो सकता है, प्लांट की रूट के बारे में पढ़ेंगे हम। प्लांट की स्टेम कैसी हो सकती है, क्या हर प्लांट की स्टेम सेम मिलेगी या अलग अलग मिलेगी। प्लांट की लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस, अब ये क्या है, ये नया टर्म आएगा आपके लिए, ठीक है। फिर फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट कैसे होंगे प्लांट्स के, सीड्स किस टाइप के मिलते हैं नेचर में प्लांट्स के। तो ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिनको हम ऊपर से देख के प्लांट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म। अब केवल प्लांट्स के लिए नहीं, मॉर्फोलॉजी एनिमल्स की भी होती है, ठीक है ना, हाँ या ना। तो हम बात करने जाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब बात करेंगे। और एक नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा, इन्फ्लोरेसेंस। अब ये क्या है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग ये मॉर्फोलॉजी समझ लेंगे तो उनको कहते हैं हम सेमी टेक्निकल टर्म्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स है कि किसी फ्लावरिंग प्लांट को किस टर्म्स में हम एक्सप्लेन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। जब पहले हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से पार्ट है, कैसे कैसे पार्ट है, कौन सा पार्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और लास्ट हम कुछ फैमिलीज डिस्कस करेंगे प्लांट्स की, ठीक है, कुछ फेमस फैमिलीज। अब ये मत पूछना फैमिली क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही क्लियर करा दिया। ध्यान है, हायरार्की ध्यान होगी आपको कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। जीनस, स्पीशी, फैमिली, किंगडम, फाइलम, ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो हम लोग फिर लास्ट में इस चैप्टर के
डिस्कस करेंगे कुछ प्लांट्स की फेमस फैमिलीज के बारे में जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। वो सारी मैं कवर कराऊंगा सबसे एंड में इस चैप्टर के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब प्लांट में हम क्या क्या पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, वो सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ या ना। तो एनसीईआरटी निकाल ली होगी सभी बच्चों ने, उम्मीद कर रहा हूँ, और ऑडियो मेरे ख्याल से क्लियर ही आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो देखें, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। तो भाई हायर प्लांट जो है किन की बात कर रहा है, एंजियोस्पर्म्स की। तो उनमें इतनी वैरायटी है, इतने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिलते हैं, आपने देखे ही होंगे, अपने आस पड़ोस में देख लेना, गार्डन में जाके देख लेना, इतनी वैरायटी के प्लांट है। हर प्लांट की स्टेम अलग, हर प्लांट के लीफ अलग, हर प्लांट में फ्लावर्स अलग, तो सबके अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इवन दो एंजियोस्पर्म्स की मैं बात करूँ, ठीक है, तो आगे सुनना। इवन दो द एंजियोस्पर्म्स शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, they are all characterized by presence of root, stem, leaf, flowers and fruit। भले ही इतनी लार्ज डाइवर्सिटी मिलती है उनके स्ट्रक्चर में, बट उसकी मॉर्फोलॉजी को हम इन्हीं 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ या ना। तो इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट। कौन कौन, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर and fruit, these 5 are the morphological characters, common morphological characters जो हम एंजियोस्पर्म्स के लिए डिस्कस करते हैं। कोई भी एंजियोस्पर्म हो उसके ये 5 कैरेक्टर तो पढ़े ही पढ़े जाते हैं। और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है ना। तो किसी भी प्लांट के बारे में हमें पता करना है कि उस प्लांट के क्या क्या मेन फीचर्स हैं एक्सटर्नल, तो वो ये 5 ही मेन फीचर डिस्कस करे जाते हैं, ठीक है। होते और भी हैं इनके अलावा, बट मेन ये 5 फीचर्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अब ये स्पेसिफिकली चैप्टर पूरा एंजियोस्पर्म पे बेस्ड है, बट हम बाकी और प्लांट्स का भी अगर कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मैंने बताया हुआ है कि हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए कैरेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले शुरुआत ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से करी जाती है, ठीक है ना। तो ये बाकी प्लांट्स के लिए भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। अब किसी में फ्लावर है, किसी में नहीं है, जिसमें जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्कस करे जाते हैं। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ केवल एंजियोस्पर्म्स पे, तो दिमाग में केवल वही चलना चाहिए, ठीक है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलें आगे देखते हैं। इन चैप्टर 2nd एंड 3rd किसकी बात कर रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम चैप्टर की बात कर रहा है। पहले वाले में तो मैंने आपको फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट ये सब बताया है, और 3rd चैप्टर में हमने पूरा प्लांट किंगडम डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये लिखा है, इन चैप्टर 2nd एंड 3rd we talked about the classification of plants based on morphological and other characteristics। उम्मीद करूंगा ध्यान होगा, ठीक है, आगे देखते हैं। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, we need to know standard technical terms and standard definitions। तो अगर हमें ढंग से और बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन करना है इन हायर प्लांट्स का, तो हमें प्रॉपर तरीके से टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए कि केवल ये नहीं कि रूट है, स्टेम है, लीफ है। अब रूट भी बहुत टाइप की होती है भाई, स्टेम्स में भी अलग अलग टाइप्स मिलते हैं, नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं, हर किसी की स्टेम सेम नहीं होती। लीफ पढ़ाऊंगा आपको, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, स्टेम के टाइप्स भी पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी क्लाइंबिंग है, किसी में स्टेम, या फिर आपने लीफ के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत वेराइटी है यार, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे डिस्कस करने जाएंगे। तो उनके लिए हमें स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए कि क्या उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम किस टेक्निकल टर्म से बोलते हैं, या फिर उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि एक्चुअल में रूट किसे बोला जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ रूट, या फिर स्टेम की आइडियल डेफिनेशन क्या है। क्योंकि कुछ कुछ पार्ट ऐसे दिखाऊंगा बेटा, ऐसे एग्जाम्पल्स उठाएंगे जो दिखने में तो कुछ और होंगे बट एक्चुअल में वो कुछ और ही होते हैं, ठीक है। जैसे एक पार्ट आएगा आपका, ऐसा एक प्लांट आएगा, पढ़ाऊंगा पेंसिल्वेनिया, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है, बट वो एक्चुअल में होता स्टेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो मॉडिफिकेशन सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए, उनके बिना मॉडिफिकेशंस को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे सुनते हैं। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। तो पॉसिबल क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, वो सारी बातें भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बेटा हर प्लांट सेम इन्वायरमेंट में नहीं है। हर प्लांट ऐसा है कि क्या सेम ही इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड है, ऐसा नहीं है भाई। मान लो हिमालयाज पे चले जाओ, वहाँ पे बिल्कुल ही ठंडा टेम्परेचर है, तो वहाँ के प्लांट्स की अडेप्टेशन अलग होगी। हमारे आगरा में, हमारे यूपी में आसपास मिलने वाले प्लांट्स, इनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो यहाँ पे अलग अडेप्टेशन है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्ट
या पार्ट्स जितने भी प्लांट के उनके स्ट्रक्चर्स अलग प्रकार के मिलेंगे, तो एडेप्टेशंस होती हैं। इस फिनोमिना को हम एडेप्टेशन कहते हैं। जब कोई प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वेरिएशन आ जाए अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए, इस फिनोमिना को एडेप्टेशन बोला जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज एडेप्टेशंस ऑफ द प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट। तो वही बोला है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हीं पार्ट्स में, किन पार्ट्स में, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इनमें क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। जो एक्चुअल में होना चाहिए था, हम लोगों ने जो समझा था कि लीफ ऐसी दिखनी चाहिए थी, बट इन्वायरमेंट की वजह से, एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उस लीफ में क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता वो प्लांट तो डेफिनेटली वो मर जाता। ठीक है, तो अडेप्ट करने के लिए उसे ये करना पड़ता है। तो ये सारे वेरिएशन भी आपको यहीं पे पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ या ना, तो वापस से पढ़ते हैं हम। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल, अडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिटेट्स। कौन कौन से, जैसे डेजर्ट्स में रहने वाले प्लांट की अडेप्टेशन अलग होती है, मार्शी लैंड में जो जैसे तरह डेल्टास के पास रहने वाले प्लांट्स में अडेप्टेशन अलग प्रकार की होती है। बिल्कुल स्नो एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ठंडे टेम्परेचर की है, वहाँ के प्लांट्स की अडेप्टेशन अलग होती है। कैनोपीज फॉर्मेशन आपने सुना होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इसका कारण क्या अडेप्टेशन का, सब जानते हैं कि उसको अपनी लाइफ आगे बितानी है, उसको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आराम से चलना है, तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो भी लिखा है एग्जाम्पल, अडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। तो अडेप्टेशन के मेन 3 कारण लिखा है, उसको बचा के रखना है, प्रोटेक्शन करना है अपना, उसको क्लाइंबिंग करनी है और उसका स्टोरेज करना है। इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये अपने बॉडी के पार्ट्स में वेरिएशन ले आते हैं। ठीक है, हाँ या ना, तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा मेरे बात। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केवल मेन रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्हीं के बारे में मैं बात करने जाऊंगा। ठीक है, चलें, यही मॉर्फोलॉजिकल फीचर होते हैं प्लांट्स के। आगे देखें, इफ यू पुल आउट अ वीड जानते होगे, जो किसी गार्डन में आपने देखा होगा अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अपने आप जो उग जाते हैं बारिशों के मौसम में, वैसे भी उग जाते हैं ये। ठीक है, तो वो लिखा है इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो किसी भी वीड को उठाओ, कोई भी जंगली पेड़ होगा आपके आसपास के गार्डन में, देखना, उसको निकाल लाना, जमीन में से खोद के निकाल लाना। ठीक है, उसमें ये 3 पार्ट आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, रूट मिल जाएगी देखने को, स्टेम मिल जाएगी आराम से, लीफ भी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ या ना, आगे सुनना। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट जनरली बहुत ही कम मिलते हैं, अब कभी कभी फ्लावर भी मिल जाते हैं उसमें। ठीक है, हाँ या ना, तो ये सारे पार्ट आपको जनरली किसी भी नॉर्मल प्लांट में देखने को मिलेंगे। चलें आगे सुनना। The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. तो अब प्लांट में 2 पार्ट में उसको कैटेगराइज किया गया है। प्लांट के वो पार्ट्स जो जमीन के अंदर हैं उसको पूरा का पूरा नाम दिया जाता है रूट सिस्टम, और प्लांट के वो पार्ट्स जो जमीन से बाहर हैं, ऊपर की तरफ हैं, उनको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। अब बात ये आती है इस रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में कौन कौन आता है। ठीक है ना, तो रूट सिस्टम के कौन कौन है कंपोनेंट्स है और शूट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक बहुत बेहतरीन डायग्राम बना के दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं उसको जिससे आप देख पाओ आराम से। तो ये प्रॉपर एक प्लांट का डायग्राम बन रहा है जिसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। ध्यान से देखें, मान लो ये मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज द ग्राउंड लेवल। कौन सा लेवल है ये, ग्राउंड। ये ग्राउंड के अंदर के स्ट्रक्चर्स और ये ग्राउंड से बाहर के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अब देखो भाई रूट सिस्टम में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आ रही है प्राइमरी रूट, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है ये बिल्कुल थिक सी रूट दिख रही है, दिस इज दी प्राइमरी रूट। फिर इससे साइड से जो लेटरल निकलने वाली रूट्स है इनको कहते हैं हम सेकेंडरी रूट्स। तो रूट सिस्टम में कुछ नहीं, केवल रूट्स ही आ रही हैं। अब चाहे वो प्राइमरी रूट हो, चाहे वो साइड से निकलने वाली रूट्स हो, सेकेंडरी रूट्स हो। ठीक है, तो प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो केवल किससे बना होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट से। अब बात आती है शूट सिस्टम की, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे मेन पार्ट इसका क्या होता है, स्टेम। सबसे मेन पार्ट क्या होता है बेटा इसका, स्टेम। अब इसी स्टेम पर ये बाकी सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं। मेन शूट सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट होता है दैट इज दी स्टेम, और इसी स्टेम पर बाकी सारे प्लांट के या शूट सिस्टम के पार्ट्स अरेंज होते हैं। सबसे पहला क्या क्या, फ्लावर देखो दिख रहा होगा, स्टेम पे ही लगा हुआ है। फ्रूट दिख रहा है यहाँ पर, लीफ दिख रही है यहाँ पर, बड दिख रही है यहाँ पर, नोड दिख रहा है, इंटरनोड दिख रहा है,
ये सब शूट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। तो ये जो भी मैं मार्किंग कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं? ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसी भी प्लांट के। और कोई भी अगर नॉर्मल प्लांट है तो उसमें एंजियोस्पर्म है तो उसमें ये मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी अगर एक नॉर्मल सा प्लांट है तो उसमें ये सारे कैरेक्टर्स मिलते ही मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा? तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। कोई दिक्कत? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम बात करने जाएंगे सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, क्या नाम है जिसका? रूट। हाँ भाई, किसी बच्चों को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो बताएं भाई। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रूट। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रूट। ठीक है बच्चा पार्टी? हाँ भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो जल्दी से मेंशन करें भाई, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, रूट। मैं आपकी लिस्ट वापस से बना रहा हूँ, ये इसी ऑर्डर में चल लेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम रूट डिस्कस कर रहे हैं, क्या? रूट। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेम की, फिर हम बात करेंगे लीफ की, फिर हम बात करेंगे फ्लावर की, ठीक है? फिर हम बात करेंगे सीड के बारे में, ठीक है, या फिर फ्रूट वगैरह के बारे में। चले आगे, ये सब इसी सीरीज में चलाऊंगा मैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा? पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रूट। ठीक है? अब रूट बेटा दो प्रकार की होती हैं, आपने सुना होगा। एक्चुअल में रूट जो मिलती है नेचर में दो प्रकार की, बचपन में ही सिखा दिया जाता है। आपने एक सुना होगा टैप रूट सिस्टम और एक सुना होगा फाइब्रस। ठीक है? अब मेन डिफरेंस क्या होता है? दो टाइप की रूट होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है, जो प्लांट की मेन एक्सिस है, जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, मान लो मैं ये ऐसे बना दे रहा हूँ, ये प्लांट है, ट्री बना दे रहा हूँ एक, ठीक है, ये इसकी मेन एक्सिस है, यहाँ पर ये इसकी मेन एक्सिस है। टैप रूट में क्या होता है, इसी मेन एक्सिस से एक लंबी सी थिक रूट निकल रही होती है, एक थिक टिप्ड, एक थिक रूट निकल रही होती है, एक मेन एक्सिस निकल रही होती है, ठीक है ना? बट फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं होता। फाइब्रस रूट में ये कहानी नहीं होती, उसमें थोड़ा कहानी अलग होती है। क्या होता है टैप रूट में? इसकी जो ग्राउंड का मेन एक्सिस है वहीं पर एक मेन पतली मोटी सी रूट निकल रही होती है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, जैसे जो मैंने अभी ऊपर मेंशन करके दी थी आपको, ठीक है? पर फाइब्रस में क्या हो रहा है, एक रूट नहीं निकलती, वहां बंच ऑफ रूट निकलता है, वहां बंच ऑफ रूट। तो इसी की जो मेन एक्सिस का बेस है ना, यहाँ से ऐसा बिल्कुल रूट्स का गुच्छा निकल रहा होता है। आप देखना कभी कभी अलग अलग प्लांट्स में तो आपको अलग अलग तरीके की रूट्स मिलेंगी। किसी में तो एक मोटी सी सिंगल एक्सिस होगी, उससे साइड से रूट्स निकल रही होंगी। किसी में क्या है, प्लांट के बेस से ही ऐसा बिल्कुल गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है रूट्स का। तो बेटा ध्यान रखना, जिसमें एक सिंगल एक्सिस निकल के उसके साइड से निकल रही होती है रूट, उस रूट सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट। और जिसमें इस बंच ऑफ रूट दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। तो इस बेसिस पे दो टाइप के रूट सिस्टम पढ़ते हैं हम, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, पढ़ के देखते हैं, ठीक है? तो सुनना, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट, अब ये क्या है भाई, डाइकॉट प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट है बेटा? डाइकॉट, जिसके सीड में दो कॉटिलिडन पाए जाते हैं, जिसके सीड में दो कॉटिलिडन है, ऐसे प्लांट्स को हम डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं, ठीक है? हाँ या ना? जैसे एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल, चने का पेड़, चना जो होता है ना, डाइकॉट प्लांट होता है। क्या होता है, चना तो देखा है ना, खाते हैं, हाँ या ना? तो वो डाइकॉट प्लांट है, उसी की बात कर रहा हूँ, वो दिमाग में इमेजिन कर लो। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, रेडिकल इज द इनिशियल ऑफ रूट सिस्टम। रेडिकल क्या होता है बेटा? जब सीड अंकुरित होता है, आपने देखा भी होगा कभी, आप स्प्राउट्स को अंकुरित करना, उसमें से एक वाइट कलर की पूंछ सी निकल रही होती है, वो और कुछ नहीं, रेडिकल होती है, ठीक है ना? क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट बनता कैसे है, सीड से ही बनता है। किससे बनता है? सीड। मैं आपको सीड का स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ एक, ठीक है ना? ये एक डाइकॉट रूट सीड है, ठीक है? इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। और ऊपर वाले को कहते हैं प्लूम्यूल। रेडिकल और प्लूम्यूल क्या होता है? कुछ नहीं, इनिशियल्स है। रेडिकल रूट इनिशियल होता है और प्लूम्यूल शूट इनिशियल। मतलब जब ये सीड ग्रो करेगा प्लांट में तो ये रेडिकल ही पूरी रूट बनाएगी और ये प्लूम्यूल आगे जाके पूरा स्टेम बनाएगा।
तो दिस इज द इनिशियल ऑफ क्या प्लांट। तो एक्चुअल में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो है, क्या है ये एक एम्ब्रियो जो आगे जाके पूरे प्लांट में डेवलप होगा। तो इस एक्सिस की बात कर रहा है, इस पार्ट की बात कर रहा है सीड के रेडिकल, क्योंकि यही रूट बनाता है, यही रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो वही लिखा है इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। तो वही बोल रहा है कि सीड का ये जो पार्ट है, जो बेस है, यहाँ से एक रेडिकल है, वो बिल्कुल सीधे, बिल्कुल इस तरीके से, मैं मोटा सा बना दे रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकली ग्राउंड के अंदर ग्रो करता चला जाता है। और इस पार्ट को, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी रूट, ठीक है, हाँ या ना। तो वही लिखा है क्या, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। चले आगे, आगे सुनना। इट बियर लेटरल रूट्स। अब इस प्राइमरी रूट से ऐसे पतली पतली छोटी छोटी सी लेटरल रूट्स निकल रही होती हैं। क्या निकल रही होती है, लेटरल। तो इनको कहते हैं हम लेटरल, लेटरल रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें हम, लेटरल रूट्स, ठीक है, हाँ या ना। तो भी लिखा है इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। तो एक और नाम दिया है इन लेटरल रूट्स में, जैसे एक जो प्राइमरी एक्सिस से निकली डायरेक्ट, अब कभी कभी क्या होता है, ये जो साइड से निकल रही है इससे भी फर्दर और रूट्स छोटी छोटी पतली हेयर जैसे स्ट्रक्चर और निकलने चालू हो जाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जो रूट प्राइमरी रूट से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी। क्या नाम दे देते हैं, सेकेंडरी रूट। अब ये कौन सी है, अब ये वाली रूट कौन सी है, जो सेकेंडरी रूट से निकल रही है, तो इसको नाम दे दिया जाता है टर्शरी रूट, ठीक है। अब जो प्लांट के बेस से निकल रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम, प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट से साइड से जो लेटरल फॉर्म में निकल रही है उसको क्या कह रहे हैं हम, सेकेंडरी रूट। अब इस सेकेंडरी रूट से भी जो साइड से लेटरल फॉर्म में और निकल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, टर्शरी रूट। तो ये पूरा सिस्टम है रूट का, ठीक है। किस में मिल रहा है, डाइकॉट में। किस में मिल रहा है, कैसे प्लांट्स में मिल रहा है, डाइकॉट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है चने का पेड़, ठीक है, उसमें ऐसी रूट्स पाई जाती हैं। आप उसको निकालोगे डिग करके तो ऐसे ही निकल के आएगा, ठीक है, हाँ या ना। जिसमें प्राइमरी रूट अलग दिखेगी आपको, सेकेंडरी रूट्स अलग दिखेंगी। और ये जो पूरा सिस्टम मैंने बनाया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट का, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो वही लिखा है द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अकेला प्राइमरी रूट कुछ नहीं कर सकता, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी या लेटरल रूट्स ये पूरे मिलके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है टैप रूट सिस्टम। और किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डाइकॉट प्लांट्स का। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डाइकॉट प्लांट्स का, ठीक है। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे आप मेरी बात। चलें आगे सुनते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे बना रखा है, यहाँ जो बन रही है ये टैप रूट सिस्टम बना हुआ है बेटा। ये जो रूट सिस्टम बना हुआ है आपको डायग्राम में दिख रहा है, कौन सा सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा है एज सीन इज द मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5.2a, ठीक है। आगे देखते हैं, चले। अब मोनोकॉट की बात कर रहा हूँ मैं। मोनोकॉट में क्या कहानी है, मैं डायग्राम बना के देता हूँ। ये प्लांट का बेस है, इससे बिल्कुल गुच्छा निकलता है बेटा, इस तरीके से ऐसा पूरा सा लगता है कि बिल्कुल बुश लाइक स्ट्रक्चर निकल गया। ऐसे बहुत सारी पतली पतली सी रूट्स निकल जाती हैं। इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं, कोई सेकेंडरी रूट नहीं, पूरा एक ही, कोई भी जो रूट निकल रही है वो सारी की सारी इस पॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं, इस प्लांट के बेस पॉइंट से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसा गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस टाइप के वो कह रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये कैरेक्टर होता है मोनोकॉट का। किसका, मोनोकॉट। और मोनोकॉट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रास। आपके गार्डन में भी लगी हुई होगी, ग्रास मोनोकॉट होती है, ठीक है ना। उसको निकाल के देख लेना, दिख जाएगा आपको। तो सुनना, इन मोनोकॉटिलिनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। इसमें प्राइमरी रूट ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। शुरुआत में जब सीड की फॉर्म में होता है प्लांट, थोड़ा सा छोटा सा बड़ा सा होता है, छोटा पौधा भी नहीं बना होता है, थोड़ा सा ही जर्मिनेट होकर आगे तक आता है, तो उसकी प्राइमरी रूट ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, थोड़े टाइम तक दिखती है फिर गायब हो जाती है। तो वही लिखा है द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। बिल्कुल रूट्स का गुच्छा सा
आ जाता है और उससे रिप्लेस हो जाती है इसकी प्राइमरी रूट। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये सारी की सारी रूट उस स्टेम के बेस से निकलती है और इसी को कहते हैं हम फाइब्रस रूट सिस्टम। आया ना? तो यहाँ पर मान लो ये ग्राउंड है, ये स्टेम निकल रही है, ये स्टेम का बेस है। तो प्राइमरी रूट शुरुआत में दिखती है जब पेड़ ये पौधा बन रहा होता है, बट उसके जैसे ही हल्का थोड़ा सा ग्रो करता है प्लांट, ये प्राइमरी रूट खत्म हो जाती है और इसी बेस से ऐसा गुच्छा सा निकल रहा होता है रूट्स का। इसमें ना तो कोई प्राइमरी आइडेंटिफाई कर पाओगे तुम, ना कोई सेकेंडरी। तो एक ही पॉइंट से बहुत सारी जब रूट्स निकलती हैं, ऐसा झुंड जैसा निकलता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और किसका फीचर है ये? मोनोकॉट प्लांट्स का। किसका फीचर है? मोनोकॉट प्लांट्स का। ठीक है, हाँ या ना? सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रास। नहीं है ग्रास तो आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, वीट का पेड़। जो वीट होता है, गेहूं का जो पेड़ है वो मोनोकॉट ही होता है। ठीक है, उसकी अगर आप रूट देखोगे तो उसकी रूट भी बिल्कुल इसी प्रकार की देखने को मिलेगी आपको। ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, समझ में आ रही होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला सुनना, अब कुछ और प्लांट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, उनकी रूट्स के बारे में भी। तो आपको समझ में आया होगा मैं टैप रूट और फाइब्रस। अब इन दो रूट सिस्टम के अलावा एक और रूट सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट? एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट एक्चुअल में वो रूट है जो एक्चुअल में असलियत में तो वो रूट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रूट वही है जो रेडिकल से बनती है। रूट एक्चुअल में रेडिकल, ये कहां से मिलता है? किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहां मिलती है? सीड में। इसका पार्ट है रेडिकल। जो रूट रेडिकल में से बनेगी तो ये होंगी ट्रू रूट। क्या होंगी ये? जो रूट बेटा रेडिकल से डेवलप होती है ये होती है एक्चुअल में ट्रू रूट। इसी को एक्चुअल में ट्रू रूट माना जाता है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें रूट डेवलप तो होती है बट वो रेडिकल से नहीं बनती। किससे नहीं बनती? रेडिकल से नहीं बनती। वो प्लांट के अलग पार्ट से क्रिएट होती है। अब कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट का पार्ट प्लांट के दूसरे पार्ट से डेवलप होती हैं। तो ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने ये। एडवेंटिशियस रूट समझ में नहीं आता, लट्टू बुझ जाते हैं पेपर में। एडवेंटिशियस रूट वो रूट्स हैं जो एक्चुअल में ट्रू रूट्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट है रेडिकल, जिससे एक्चुअल में रूट बननी चाहिए, उससे ये बनी ही नहीं होती। ये प्लांट के रेडिकल के अलावा जो पार्ट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो चाहे स्टेम हो, चाहे फिर लीफ का पार्ट हो, चाहे नोड का पार्ट हो, चाहे इंटरनोड, कुछ भी हो सकता है प्लांट का कोई और सेकेंडरी पार्ट, उससे जब रूट डेवलप होती है तो ऐसी रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट का नाम देते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। क्या? इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, ठीक है, एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो क्या ये ट्रू रूट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप नहीं हुआ, प्लांट के अलग पार्ट से डेवलप। आपने बनियन का पेड़ देखा होगा, हाँ या ना? बरगद का पेड़ तो देखा होगा आपने, देखा होगा उसकी स्टेम से बड़ी बड़ी लंबी लंबी शाखाएं सी निकल रही होती हैं। वो और कुछ नहीं, उसकी एडवेंटिशियस रूट ही होती हैं। क्या होती हैं वो? एडवेंटिशियस रूट। तो क्या कभी रूट स्टेम से निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है। किस में मिलती है? बनियन ट्री में। कौन सी रूट होती है पर वो? ट्रू रूट नहीं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। कौन सी रूट होती है बेटा? एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, चलूँ आगे, उम्मीद करूंगा पकड़ में आई होगी मेरी बात। तो तीन टाइप के सिस्टम, टैप रूट, फाइब्रस, मेन तो दो ही होते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस तो किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप होने वाली रूट को कहते हैं, वो ट्रू रूट होती ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ये दिखा रखा है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको एडवेंटिशियस रूट्स का डायग्राम मेरे पास होगा। हाँ ये रहा, ये बनियन ट्री बनना है। देखो ये स्टेम से निकल रही है, शाखाएं से निकल रही है लंबी लंबी सी, देखो ये निकल रही है, हाँ या ना? ये सब तुम्हारी ये पतली पतली सी निकल रही है, ये सब एडवेंटिशियस रूट है। कौन सी रूट है ये? एडवेंटिशियस रूट है। आपने देखा होगा कभी, गाँव अगर आपका है, गए होगे तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली बनियन का पेड़ देखा होगा। ठीक है ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आ रही है कि इस रूट का काम क्या है भाई, कि क्यों है प्लांट में, ऐसा क्या मौत आ गई प्लांट को कि इसको रूट स्ट्रक्चर अपने पास रखना पड़ता है, कि ऐसा कौन सा फंक्शन कर रहा है भाई ये प्लांट के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट नहीं होगी तो बेटा प्लांट कभी जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि मेन पार्ट है प्लांट का रूट। ठीक है, तो सुनना, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। अब मेन फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का? सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि रूट
प्लांट को वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कराती है, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज। एंकरेज मतलब प्लांट को एक जगह टिके रहने में हेल्प करती है, एंकर का काम करती है रूट। किसका काम करती है? एंकर। पता लगी जोर से हवा आई, प्लांट उड़ के चल दिया, अगर रूट नहीं होती तो डेफिनेटली ऐसा होता, जोर से हवा चलती और प्लांट उड़ जाता भाई अपनी जगह से, हाँ या ना। पर रूट है तो रूट क्या होता है, जमीन के अंदर सॉइल को होल्ड कर लेती है और पकड़ के रखी हुई होती है उन सॉइल को, तो चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, कुछ भी आए, प्लांट अपनी जगह पे ही टिका हुआ रहता है। तो प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू दी प्लांट पार्ट्स, ठीक है, सेकंड फंक्शन ऑफ रूट। थर्ड, स्टोरिंग रिजर्व फूड। अगर बॉडी में प्लांट की एक्स्ट्रा फूड बन गया तो रूट्स एक और फंक्शन करने का काम करती है, उस एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रखने में भी हेल्प करती है। तो वही लिखा है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। कुछ कुछ प्लांट्स में होता है, देखेंगे। तीसरा, फोर्थ पॉइंट अब अगला, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये क्या बवाल है भाई, प्लांट ग्रोथ, जैसे बेटा हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं ना, प्लांट की बॉडी में ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के लिए हॉर्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, प्लांट की बॉडी के लिए पीजीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, हाँ या ना। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, वैसी प्लांट की बॉडी में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो एक्चुअल में रूट इन पीजीआर्स की सिंथेसिस भी करती है और ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रूट के इतने सारे फंक्शन है, याद रख लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। क्या काम में काम कर रहा है, सब लोग तो केवल यही रट लेते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर और मिनरल की, नहीं, एंकरेज भी प्रोवाइड कराता है, एक्स्ट्रा रिजर्व फूड को भी स्टोर करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बनाता है, तो सिंथेसिस का भी काम करता है, ठीक है बच्चा पार्टी। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, ठीक है। कुछ रूट के डायग्राम में दे रखे हैं तो देख लीजिएगा, ध्यान से समझ में आएगा। तो सबसे पहला आपको दे रखा है टैप रूट सिस्टम, जिसमें मेन रूट दिखाई है और लेटरल रूट्स दिखाई हैं, ठीक है ना। दूसरा आपको दे रखा है फाइब्रस रूट सिस्टम, कौन सा? फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिखाया हुआ है, जिसमें आपको फाइब्रस रूट ऐसा दिखाया हुआ है बिल्कुल गुच्छे जैसा, और लास्ट एडवेंटिशियस रूट्स बन रही है, ये जो निकल रही हैं पतले पतले से धागे से निकल रहे हैं, स्टेम से निकल रहे हैं ये धागे, किससे निकल रहे हैं? स्टेम से निकल रहे हैं, थोड़े से छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एडवेंटिशियस रूट है। कौन सी रूट है बच्चा पार्टी? एडवेंटिशियस रूट। ये दोनों तो रेडिकल से इमर्ज होती हैं, वो प्लांट के किसी और पार्ट से इमर्ज होती है रेडिकल के अलावा, ठीक है। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट, दैट इज रूट। तो दो तरीके के रूट सिस्टम पढ़ाए मैंने, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। अब हम बात करने जाएंगे रूट ऑफ रीजन्स ऑफ रूट। रूट में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं बेटा, ठीक है, और कौन से रीजन में क्या फीचर्स हैं, वो सारी बातें चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअल में रूट में 3 रीजन होते हैं मेन। सबसे पहला रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, सेकंड होता है इलोंगेशन रीजन, और थर्ड होता है मैचुरेशन रीजन। तो रूट, कोई भी रूट हो, मैं यहाँ पर टैप रूट की बात करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैचुरेशन रीजन। और रूट है भाई, प्लांट का पार्ट है, इनमें सेल से ही बना हुआ होगा, तो अब हर पार्ट में अलग अलग फीचर होता है सेल का, ठीक है। और रूट में एक और एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है इस रीजन के अलावा, इसके ऊपर, जस्ट लाइक अ रूट कैप। जैसे पेन के ऊपर, टिप के ऊपर कैप लगा लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे रूट की टिप के ऊपर भी कैप मिलता है, जिसको हम रूट कैप के नाम से जानते हैं। और एक और पार्ट है रूट हेयर्स, जो रूट में छोटे छोटे थ्रेड निकल रहे होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। और कौन से रीजन में लाया करते हैं? थर्ड रीजन में, जिसको कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या कहते हैं बेटा? रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब ये नाम क्यों पड़ा, क्या फीचर्स हैं, वो सारी मैं बातें कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो सुनना जरा। द रूट इज, सबसे पहली कहानी रूट कैप के बारे में शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो सुने, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। थिम्बल का मतलब थंब जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मतलब थंब जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ या ना। कैप, कैप की तरह होता है, जैसे पेन की कैप होती है, बिल्कुल वैसे ही होता है, तो वही लिखा है। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। अब इसका काम क्या होता है? इसका एक ही काम है भाई, कैप का काम क्या होता है?
पेन की टिप को प्रोटेक्ट करना। तो रूट कैप का काम क्या होगा, रूट की टिप को प्रोटेक्ट करना, सिंपल सा फंडा है। कैप का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। अबे भाई गाड़ी चलाते हो तो हेलमेट पहनते हो कि नहीं पहनते हो, वो भी तो एक तरीके की कैप है तुम्हारी, हाँ या ना। तो वही चीज है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसको, रूट की टिप को। तो आगे सुनना, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट, वही रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। एज इट मेक्स इट वे थ्रू दी सॉइल, क्योंकि जब रूट ग्रो करके सॉइल के अंदर जाएगी तो उसकी टिप को कौन बचा के रखता है, रूट कैप। तो मेन फंक्शन क्या है, इसकी टिप को प्रोटेक्ट करने का, किसका काम है, रूट कैप का, ठीक है। चलें, अब इस रूट कैप से ऊपर हल्का सा एक रीजन पाया जाता है जिसको कहते हैं हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नाम ही समझ में आ रहा है। मेरिस्टेमेटिक वर्ड तब यूज किया जाता है जहां पर सेल डिवीजन हो रहा होता है, जहां पर क्या हो रहा होता है, सेल डिवीजन। तो सुना जरा, अब इसमें क्या है सुनना, अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, ये कहाँ मिलता है, रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, हाँ या ना, कहाँ मिलता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इसको कहते हैं हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी जगह, या मेरिस्टेमेटिक वर्ड का मतलब होता है डिवीजन, सेल का डिवीजन होना। क्या होना, सेल का डिवीजन हो। तो मतलब ये वो रीजन है जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रही होती हैं। और क्यों डिवाइड कर रही हैं भाई, क्योंकि रूट को ग्रो करना है, और ग्रो करके जाएगी कहाँ, जमीन के अंदर जाएगी। तो ये वो रीजन है जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं और रूट अंदर डीप जाती जा रही होती है। तो एक्टिविटी कौन सी हो रही है यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक। तो वही लिखा है, a few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity। अब यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ के सेल्स के फीचर क्या है, तो सुनना, the cells of this region are very small। पहला पॉइंट क्वेश्चन है ये बेटा, मेरिस्टेमेटिक रीजन में मिलने वाले सेल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, थिन वॉल्ड होते हैं। तीसरा, इनका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। क्या होता है बेटा, इनका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस। तो सीधी भाषा में प्रोटोप्लाज्म कौन होता है, सेल के अंदर का कंटेंट, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यूग्लियस सब कुछ आ जाता है। तो ये फीचर होते हैं इस रीजन में मिलने वाले सेल्स के, और ये फीचर नहीं होंगे तो ये सेल कभी डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जो सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जाती हैं उनके पास ये फीचर्स होते हैं। तो इस रीजन में यही सेल्स के पास फीचर इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ की सेल्स रैपिड या कंप्लीटली एक समय के साथ लगातार डिवाइड करती जा रही होती हैं। तो वही लिखा है, दे डिवाइड रिपीटेडली, रुकती नहीं है भाई, ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती जा रही होती है सेल्स, ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती जा रही होती है। तो सबसे पहला रीजन कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक, जहां पर क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन। और सेल डिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको ग्रो करना है, बिना सेल डिवीजन के लिए ये कभी ग्रो नहीं कर सकती। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ सेल डिवाइड कर गए भाई, तो सेल डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएंगी, नई सेल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, नई सेल्स। फिर क्या कहानी होगी, तो सुनना जरा, क्या कहाँ चला गया, ये रहा, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन। अब ये किन की बात कर रहा है, इन सेल्स की बात कर रहा है। यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ सेल्स, इन सेल्स की बात कर रहा है, यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ सेल्स, ठीक है। तो ये कौन सी सेल्स हैं, वो सेल्स हैं जो इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। तो सुनना, द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, कौन सा रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। अब ये वाली सेल्स किसने बनाई है, मैंने थोड़ी बनाई है, इसी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन ने बनाई है। तो जो सेल्स इसके जस्ट पड़ोस में होती हैं, डिवाइड करके जब ताजा ताजा नहीं बनी है, फिर एकदम से रैपिड एलोंगेशन हो जाता है, जिससे रूट की लेंथ बढ़ जाती है, जिससे रूट की लेंथ बढ़ जाती है। तो वही लिखा था, सेल्स प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। और यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है इस रूट की लेंथ में इंक्रीमेंट का, क्योंकि ये जो नई नई ताजा ताजा सेल बनाता है, जैसी ही वो सेल थोड़ी सी पुरानी होती है वो एकदम से इलार्ज हो जाती है और इलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से इस रूट की लेंथ बढ़ जाती है और ये रूट डीप इनसाइड द सॉइल जाती चली जाती है। ठीक है, तो अब इस रीजन का नाम क्या है, तो सिंपल सा नाम दे दिया, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब इसमें मिलने वाली सेल्स के फीचर भी देखेंगे, तो सुनना, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मिलेंगे कि सेल, उनके क्या फीचर है, तो सुनना जरा, द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो जाना, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज होना। तो इस रीजन की जो सेल्स है वो किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो रही है, रूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो वही लिखा है, इस रीजन की सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है,
हाँ या ना, डिफरेंशिएट हो जाती हैं फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए और मैच्योर। जैसे ही ये सेल्स मैच्योर होती हैं तो एक और नया रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको कहते हैं हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो वही लिखा है, हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसकी बात कर रहा है वो, कौन से जोन की बात कर रहा है? इलोंगेशन के जस्ट ऊपर वाले की, क्योंकि यहाँ पे सेल्स इलोंगेट हुई, फिर वो डिफरेंशिएट होकर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो गई और क्या हो गई? मैच्योर। तो उस रीजन की सेल्स को हम क्या नाम दे देते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो वही लिखा है क्या? हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या नाम दे दिया उसे हमने? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिलने वाली सेल्स है उनका काम फिक्स है, क्या? उन्हें मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है। और ध्यान रखना, इसी मैच्योरेशन रीजन की सेल्स, ये एक्चुअल में जो रूट हेयर दिख रहा है ना तुम्हें, ये सेल से ही बना है। ये इसकी जो सेल है ना, वही सेल इलोंगेट हो गई है और काय में कन्वर्ट हो गई है? रूट हेयर में कन्वर्ट हो गई है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन की सेल्स, ये एक्चुअल में जो थ्रेड दिख रहा है ना, ये एक सिंगल सेल होती है पूरी की पूरी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये मैच्योरेशन रीजन की सेल ही है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो रही है। तो वही लिखा है क्या? कौन सा रीजन? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ध्यान से देखिएगा, आगे सुनना क्या गया? हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म अ वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। ये मैं बता रहा था। तो इसी की जो मैच्योर सेल्स हैं वही खिंच के इलोंगेट हो जाती हैं और थ्रेड लाइक डेलिकेट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिनका क्या नाम है? रूट हेयर्स। और इनका काम क्या है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है, दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। और यही रूट हेयर है जो पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से। तो ये मेन 3 रीजन पढ़ते हैं हम रूट के, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन रीजन। ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप लोग बात को पकड़ पाए होंगे मेरी। चलें, उम्मीद करूंगा यहां तक आप सारी बातें पकड़ पाए होंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये बात हुई रीजन्स ऑफ रूट के बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको मेन पार्ट पूरा रूट के बारे में बता दिया कि रूट होती क्या है, कितने टाइप के सिस्टम है, रूट के क्या क्या पार्ट्स हैं, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, अब बात ये आती है इसके बाद इस रूट के मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं और ये मॉडिफिकेशन हुए क्यों हैं। ठीक है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो रूट के बारे में उम्मीद करूंगा आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर होगा। और हाँ बच्चों, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ,